नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के प्रकारों के बारे में देखा हमने। उसके बाद उनसे कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और विभिन्न प्रकार के जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब उनका हम शरीर में पाचन करवाएंगे। इस भाग में हम पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं पाचन तंत्र का चित्र, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, जिसकी शुरुआत मुख गुहा से होती है। उसके बाद ग्रास नली होती है, जो कि मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। यहाँ देख रहे हैं हम, ये मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। फिर आमाशय के बाद में आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है, यू आकार की। उसके बाद देखते हैं छोटी आंत, जो कि सबसे लंबी होती है। नाम छोटी आंत है क्योंकि पतली होती है, इसीलिए इसे छोटी आंत कहा जाता है। और उसके बाद बड़ी आंत, और उसके बाद खत्म हो जाता है ये गुदापर। ये हमारे पाचन तंत्र के मुख्य अंग है। अब इनके बारे में हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, जो कि पाचन तंत्र में सहायक होती है। तो पाचन तंत्र को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। पाचन तंत्र को मुख्य दो भागों में बांटते हैं। एक तो आहार नाल पहला, और दूसरा होता है ग्रंथियाँ। पहला तो हो गया आहार नाल, दूसरा हो गया ग्रंथि। आहार नाल की शुरुआत मुख गुहा से होती है। उसके बाद मुख गुहा ग्रास नली से जुड़ती है। फिर ग्रास नली आमाशय से जुड़ती है। फिर आमाशय छोटी आंत से, और छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है। इस प्रकार क्रम से पाचन, हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, क्रम के अनुसार पाचन होता है। फिर देखते हैं ग्रंथि। ग्रंथि में सबसे पहले मुख गुहा में देखते हैं लाल ग्रंथि होती है, जो कि सबसे पहले प्रोटीन का पाचन मुख गुहा में करती है, जो कि आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जठर ग्रंथि, उसके बाद अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय या लीवर, जो कि हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। अग्नाशय को क्या कहते हैं? यस, मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है अग्नाशय को। फिर देखते हैं पाचन की शुरुआत करते हैं वह मुख गुहा से। पहले देखते हैं मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा, इसमें 3 प्रकार के अंग पाए जाते हैं, ठीक है। और मानव शरीर में पाचन की शुरुआत मुख गुहा से ही होती है। मैंने पहले ही कहा था कि मुख गुहा से ही पाचन की शुरुआत हो जाती है। देख लेते हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन मुख गुहा से ही हो जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई मुख गुहा में किसका पाचन की शुरुआत हो जाती है, तो वो बोलेंगे हम कार्बोहाइड्रेट का। या फिर यूँ क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का कितने प्रतिशत पाचन मुख गुहा में हो जाता है, तो 30% पाचन मुख गुहा के अंदर ही हो जाता है। फिर इसके मुख्यतः 3 अंग हैं, जिनके बारे में देखते हैं। पहला होता है दांत। अब दांत कितने प्रकार के, वो देखते हैं। दंत या डेंट। अब दांतों के अध्ययन को डेंटोलॉजी कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। दांतों के अध्ययन को कहते हैं डेंटोलॉजी। मानव शरीर में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कृदनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसमें इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत हो गए। जो कि कृदनक होते हैं, जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? भोजन को काटने का। फिर रदनक, रदनक जो दांत, जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें अधिक विकसित होते हैं, जो कि मांस को चीरने फाड़ने के लिए काम में आते हैं। अग्रचवर्णक और चवर्णक दोनों ही भोजन को चबाने या पीसने में काम आते हैं। फिर आगे देखते हैं, जो कृदनक होते हैं उन्हें स्माइल टीथ भी कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है स्माइल टीथ के नाम से कौन से दांतों को जाना जाता है, तो वो होते हैं कृदनक। कृदनक को क्या देता है? स्माइल टीथ कहा जाता है, क्योंकि आगे आगे ही यही होते हैं, सामने सामने, इसलिए इन्हें स्माइल टीथ कहा जाता है। तो हम दांतों का सूत्र देखते हैं। दांतों का सूत्र है 21-23। ये हमारे दांतों का सूत्र एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। दांत में से अगर क्वेश्चन आया तो हो सकता है यहाँ से आ जाए कि मानव का दंत सूत्र क्या है। तो मानव का दंत सूत्र है 21-23। 21-23 से मतलब है 2 दांत ऊपर होते, 2 दांत नीचे होते, और इंटू 2 क्या मतलब 8 दांत तो हो गए कृतनक के। फिर 1 ऊपर 1 नीचे इंटू 2 किया तो 4 दांत हो गए रत्नक के, जो कि मांस को चीरने फाड़ने में होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे इंटू 2 किया मतलब दोनों साइड 2-2 होंगे, तो फिर ये हो गए 8 दांत। 8 दांत कौन हो गए? प्रीमोलर। और मोलर, जो कि सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, 3-3 दोनों तरफ, ऊपर भी 3 एक साइड में, नीचे भी 3 एक साइड में, और फिर दूसरी साइड में 3 और 3 और, तो कितने हो गए? 6 और 6 12 दांत। तो कुल मिला के ऐसे 32 दांत हो जाते हैं। मानव के जीवन में क्या है?
मानव के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। आप और हमने देखा है छोटे बच्चों में पहले छोटे दांत होते जो गिर जाते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। उसके बाद फिर से स्थायी दांत आते हैं, यानी अस्थायी दांत के गिरने के बाद में स्थायी दांत आते हैं। मतलब 2 बार दांत आते हैं मानव जीवन में। तो इसीलिए मानव को डाइकोडेंट या द्विबारदंती, इम्पोर्टेंट है ये भी चीज, मानव के जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। इस कारण इसे डाइकोडेंट या द्विबारदंती कहते हैं। अब दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अस्थायी दांत और एक स्थायी दांत। अस्थायी दांत होते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, जिन्हें मिल्क टीथ भी कहा जाता है, दूध के दांत भी कहते हैं हम, जिनकी संख्या 20 होती है। और स्थायी दांत वयस्कों में 32 दांत होते हैं वयस्कों में, वो बाद में स्थायी हो जाते हैं पूरे के पूरे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए मानव जीवन में कितने दांत एक बार ही आते हैं, तो 20 दांत तो अस्थायी है, तो 32 में से 20 चले गए तो रहे कितने? 12। तो 12 दांत ऐसे हैं जो मानव जीवन में केवल एक बार ही आते हैं, ये बात याद रखना। तो बच्चों का दंत सूत्र होता है 2101। मतलब बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? ये वाले अग्रचवर्णक। कौन से? अग्रचवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं बच्चों में, याद रखना। अगर यूं पूछ लिया जाए कि बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो अग्रचवर्णक दांत बच्चों में नहीं पाए जाते, इसलिए इनका 21 23 की जगह यहाँ पे 0 है, ठीक है। और ये पीछे वाले दांत है, उनमें से भी एक एक दांत कम होता है। बच्चों के अग्रचवर्णक दांत नहीं आते हैं, ये दांत जीवन में केवल एक बार ही आते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन से दांत जीवन में एक बार ही आते हैं, तो वो होंगे अग्रचवर्णक, ठीक है। अग्रचवर्णक दांत है जो जीवन में केवल एक बार ही आते हैं। फिर देखते हैं, इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, यानी दांत के ऊपर जो सफेद परत होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं, जो क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दांत व हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। दांतों में प्रोटीन होती है डेंटिन, ठीक है। और एक बात और, जो ये इनेमल पदार्थ होता है, ये शरीर में एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो कि जल रहित होता है, जो कि कैल्शियम व फॉस्फेट से मिलकर बनता है। फिर देखते हैं जीभ। जीभ एक मांसपेशी संरचना है। हम सब जानते हैं जीभ एक मांसपेशी संरचना है। स्वाद के अनुभव हेतु स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। और पुरुष में 6000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जबकि महिलाओं में 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। जैसे ये जीभ है, ये जीभ का आगे का छोर है और ये पीछे का। तो हम देखते हैं जीभ का जो आगे वाला ये वाला भाग है, ये तो मीठा अनुभव करने के लिए होता है। और जो साइड में आगे साइड में दोनों तरफ, जो कि नमकीन या शारीर स्वाद कहते हैं, उसके लिए होता है। उसके बाद उसी के पीछे साइड में ये खट्टे व तीखे का अनुभव करवाता है। और लास्ट में यहाँ पर, और कड़वा का अनुभव हमेशा हमें लास्ट में ही होता है। और जो यहाँ पर एक परत के रूप में दिखाई दे रही है, जिसमें हमें मसाले जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, इनका अनुभव होता है। फिर लार ग्रंथियाँ। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसमें पहली होती है पैरोटिड ग्रंथि, जो कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कहते हैं, जो कि कान के पास में होती है, जिसे कर्ण पल्लव भी कहते हैं हिंदी में। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। फिर सबलिंगुअल ग्रंथि, जो कि जीभ के नीचे होती है, सबलिंगुअल जीभ के नीचे होती है। और सब मैडिबुलर, जो कि निचले जबड़े के अंदर होती है। मतलब मानव में 3 जोड़ी लार की ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहली पैरोटिड ग्रंथि, जो कि कान के पास में होती है, जो कि सबसे बड़ी लार की ग्रंथि है। फिर सबलिंगुअल, जो कि जीभ के नीचे पाई जाती है। और फिर सब मैडिबुलर, जो कि निचले जबड़े के अंदर पाई जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में शरीर में प्रतिदिन 1 लीटर से 1.5 लीटर लार का स्त्रवन होता है। मतलब मानव शरीर में जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसमें एक दिन में 1 लीटर से 1.5 लीटर तक का लार का स्त्रवन होता है, ठीक है। फिर अब देखते हैं लार किस से मिलकर बनी होती है। लार में देखते 95% तो जल होता है और बाकी एंजाइम होता है। तो एंजाइम कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें पहला टाइलिन है और दूसरा लाइसोजाइम है। टाइलिन को ही एमाइलेज भी कहा जाता है। तो टाइलिन जो एंजाइम है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है मुख गुहा में, जो कि 30% हमने अभी ऊपर पढ़ा था। और जो कि दूसरा भाग है लाइसोजाइम, ये भी एंजाइम है जो कि जीवाणु को नष्ट करता है। और लाइसोजाइम और कहाँ होता है?
तो आंसू, पसीना, इसमें भी लाइसोजाइम पाया जाता है, जिसका कार्य क्या होता है, जीवाणु को नष्ट करना। फिर द्वितीय भाग पढ़ते हैं हम ग्रास नली। ग्रास नली एक नलीनुमा संरचना होती है जो मुख्य गुहा को आमाशय से जोड़ती है। ग्रास नली में भोजन क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया से बढ़ता है। क्रमानुकुंचन मतलब इसमें वलय होते हैं जो कि भोजन को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यानी कि अगर भोजन एक बार अंदर चला गया ग्रास नली में तो वो वापस फिर से ऊपर नहीं आए, उसके लिए क्रमानुकुंचन पाया जाता है। ग्रास नली आहार नल का ऐसा भाग है जहाँ भोजन का पाचन नहीं होता है। पूरे पाचन तंत्र में सिर्फ केवल ग्रास नली ही एक ऐसा भाग है जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। फिर थर्ड पे देखते हैं हम आमाशय। आमाशय एक द्विपालित थैलीनुमा संरचना होती है। द्विपालित का मतलब दो पालियां, मतलब दो लेयर से बनी होती है आमाशय। भोजन में लार मिलने के पश्चात इसे बोलस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। यानी मुख गुहा में अपने लार मिल गई थी भोजन में, तो लार मिलने के बाद में जब भोजन आमाशय में आता है तो मिली हुई लार वाले भोजन को क्या कहते हैं, बोलस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम याद रखना, ठीक है। तो यह बोलस ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करता है। फिर आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। यानी आमाशय में भोजन आता है 4 से 5 घंटे तक रहता है। आमाशय में भोजन में जठर रस आकर मिलता है। अब यहाँ पर आ गया जठर रस। अब जठर रस क्या है? जठर रस में क्या होता है, 99% तो जल होता है और 1% होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl, जो कि बहुत कंसंट्रेट होता है, ठीक है। जिसकी pH देख लो, 1 से 1.5, मतलब इतना अम्लीय होता है, 1 से 1.5, इससे ज्यादा अम्लीय तो कुछ हो भी नहीं सकता है। तो प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है जो कि भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यानी जठर रस का क्या काम है, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। HCl अगर हमारे शरीर में HCl की आमाशय में HCl की अधिक मात्रा हो गई तो हमें एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है। जैसे हम देखते हैं चाय पीते हैं या फिर ऐसा कोई भी जिससे एसिडिटी होती है, तो जिससे हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी अम्लता की समस्या को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं, जिसका उपयोग किया जाता है। हम इनो पीते, इनो में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही तो होता है, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। जठर रस में 2 एंजाइम भोजन में आकर मिलते हैं। अब जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं जो कि भोजन में आकर मिलते। पहला हो गया रेनिन और दूसरा हो गया पेप्सिन। रेनिन, ये एंजाइम सामान्यतः प्रोरेनिन के रूप में होता है, यानी अभी ये सक्रिय नहीं है, प्रोरेनिन है ये क्या, प्रोरेनिन के रूप में, मतलब ये सक्रिय नहीं होता है। अब इसमें क्या होता है, जठर रस आके मिलता है HCl, तब जाके ये प्रोरेनिन होता है, वो सक्रिय हो जाता है। यानी जब भी रेनिन आमाशय में आता है तो वहां पे अम्लीय माध्यम होता है HCl के कारण, अम्लीय माध्यम के कारण प्रोरेनिन एंजाइम सक्रिय हो जाता है तथा रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। तथा रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम होता है जो कि दूध का पाचन करता है, और रेनिन एंजाइम केवल बच्चों में पाया जाता है, वयस्कों में अनुपस्थित होता है। यानी कि जो रेनिन एंजाइम है वो बच्चों में दूध का पाचन करता है और वयस्कों में ये रेनिन एंजाइम अनुपस्थित होता है। तब आप कहोगे कि वयस्कों में दूध का पाचन नहीं होता है, दूध का पाचन होता है लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। वयस्कों में दूध का पाचन आमाशय में नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लो। आमाशय में दूध का पाचन केवल बच्चों का होता है। फिर देखते हैं पेप्सिन। ये एंजाइम पेप्सिनोजन के रूप में होता है। एंजाइम है पेप्सिनोजन के रूप में, यानी ये निष्क्रिय अवस्था में अभी। जैसे ही ये आमाशय में आता है, आमाशय का माध्यम है अम्लीय, HCl के कारण आमाशय का माध्यम हो गया अम्लीय। अम्लीय माध्यम के कारण पेप्सिनोजन पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। यह एंजाइम भोजन में प्रोटीन का पाचन करता है। यानी आमाशय में किसका पाचन हो रहा है, एक तो बच्चे में दूध का पाचन हो रहा है और दूसरा प्रोटीन का पाचन हो रहा है। यह प्रोटीन को पेप्टाइड या एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। हमने आगे वाले वीडियो में देखा था कि प्रोटीन एमिनो अम्ल, बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यानी एमिनो अम्ल जो है वो प्रोटीन की एक अलग इकाई है, मतलब बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जो ये पेप्सिन जो था हमारा, वो प्रोटीन को पेप्टाइड या एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। आमाशय में जठर रस से पाचन के पश्चात शेष भोजन को कायम कहा जाता है। जैसे भोजन में लार मिलने के बाद वो आमाशय में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बोलस। वैसे ही आमाशय में जठर रस के पाचन के पश्चात शेष भोजन को क्या कहा जाता है, कायम कहा जाता है।
आमाशय के भीतर म्यूसिन की परत होती है जो HCl से रक्षा करती है। अब HCl का pH था हमारा 1 से 1.5 pH का था, इसमें तो कोई भी चीज़ जल जाएगी, तो हमारे आमाशय की झिल्ली क्यों नहीं जलती है? तो इसका कारण ये है क्योंकि आमाशय में म्यूसिन की परत पाई जाती है जो कि HCl से आमाशय की रक्षा करती है। फिर चौथा भाग देखते हैं, छोटी आंत। छोटी आंत पुरुष में लंबाई होती है 6.9 मीटर और महिलाओं में होती है 7.1 मीटर। छोटी आंत की मोटाई या व्यास कम होता है, इस कारण इसे छोटी आंत कहते हैं। मतलब होती तो लंबी है ये सबसे, लेकिन इसका व्यास कम होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, दूसरा मध्यांत्र, तीसरा शेषांत्र। लेकिन एग्जाम में अक्सर ये नाम न पूछ करके इंग्लिश के नाम पूछ लिए जाते हैं अक्सर, जिसके ग्रहणी को कहते हैं डेड्यूनम, मध्यांत्र को कहते हैं जेजुनम और शेषांत्र को कहते हैं इलियम। तो ये छोटी आंत को हमने 3 भागों में बांट दिया। फिर यहाँ पे देखते हैं हम, ये देख सकते हैं, ये पहले भाग है जो कि डेड्यूनम है, फिर जेजुनम, फिर इलियम। सबसे छोटा भाग होता है उसे कहते हैं डेड्यूनम या ग्रहणी। तो यही छोटी आंत के ऊपर ही पित्ताशय पाया जाता है जो कि पित्तरस का स्त्राव करता है। तो देखते ग्रहणी जो कि छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है। ये छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है, यह आमाशय से जुड़ा रहता है। अब जहाँ आमाशय खत्म हो रहा है वहीं से छोटी आंत मिलती है, तो ग्रहणी जो है वह आमाशय से जुड़ी होती है। यहाँ पर 2 ग्रंथियाँ होती है, ग्रहणी में 2 ग्रंथियाँ मिलती है। अगर लीवर, जिसे हम यकृत कहते हैं, और दूसरा अग्नाशय। लीवर जो कि शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग कहा जाता है, और दूसरा होता है अग्नाशय। तो विभिन्न प्रकार के रसों का स्त्रावन करता है लीवर, मानव शरीर का सबसे बड़ा भीतरी अंग है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। जो पित्त रस का निर्माण करता है, जो कि पित्ताशय होता है, उसे ही हम लीवर कहते हैं। पित्ताशय में एकत्रित होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है। मतलब लीवर जो है, जो मानव शरीर में सर्वाधिक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है। अगर यूँ क्वेश्चन आ जाए कि मानव शरीर में कौन सा अंग है जो सर्वाधिक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो वो क्या आएगा? लीवर या यकृत। पित्त रस ग्रहणी में जाकर वसा का पाचन करता है। अब ऊपर तो अपने पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन हो गया था, तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पित्त रस ग्रहणी में जाकर वसा का पाचन करता है। मतलब ग्रहणी में एक तो वसा का पाचन हो रहा है, पित्त रस वसा का पाइसीकरण या इमल्सीकरण करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। पित्त रस वसा का पाइसीकरण या इमल्सीकरण करता है, यानी वसा के पाचन होता है शरीर में, उसे क्या कहते हैं? या फिर यूँ आ जाएगा, पित्त रस द्वारा वसा का पाचन किया जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? जैसे पाइसीकरण या इमल्सीकरण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रख लेना ये बात। फिर हम देखते हैं वसा, जिसमें आके पित्त रस मिला और ये वसीय अम्ल के रूप में बदल गई, जिसे हम पाइसीकरण कहते हैं। पित्त रस भोजन में उपस्थित सूक्ष्म कठोर पदार्थ का अवशोषण करता है, यानी जो पित्त रस होता है वो शरीर में जितने भी सूक्ष्म पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करता है। इसलिए पित्ताशय में क्या होती है? पथरी की समस्या हो जाती है, स्टोन, जो कि कैल्शियम ऑक्जेलेट की कहा जाता है जिसे। तो पथरी का लेजर किरणों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है आजकल। पित्त रस वसा में अघुलनशील 4 विटामिन KE, DA का भी अवशोषण करता है। याद रखने के लिए मैंने इनका क्रम उल्टा लिखा, या फिर मैं ADKE भी लिख सकता था, लेकिन मैंने KEDA लिखा, यानी कीड़ा। अगर क्वेश्चन आ जाए वसा में विलय विटामिनों के नाम बताइए, तो कीड़ा याद रखना, जो कि वसा में विलयशील है, KEDA। फिर देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, पहले बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही। अग्नाशय मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की होती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय की खोजकर्ता कौन है? लैंगहेरेंस। याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। अग्नाशय की खोज किसने की थी? लैंगहेरेंस ने की थी। इन्होंने अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाओं की खोज की, जिसे लैंगहेरेंस द्वीप कहा जाता है। भाई साहब ने अपने ही नाम पर कोशिकाओं का नाम रख दिया, जिसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं देगी। जिसमें देखते हैं पहली अल्फा कोशिका, जो अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका, जो कि अंतःस्रावी होती है और हार्मोन का स्त्राव करती है। मतलब ये तीनों तो हार्मोन का स्त्राव करते हैं, जो कि पाचन में कोई सहायक नहीं है हार्मोन में। तो फिर देखते हैं एफ कोशिका, जो कि क्या करती है? एंजाइम का स्त्राव करती है और बहिःस्रावी होती है। ठीक है, तो पाचन में अग्नाशय की एफ सेल सहायक होती है। ये कोशिका 3 प्रकार के एंजाइम का स्त्राव करती है। अब जो कि एफ सेल होती है, जो कि 3 प्रकार के एंजाइमों का स्त्राव करती है। पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है एमाइलेज
और दूसरा होता है लाइपेज। अक्सर देखना जिन भी एंजाइम के पीछे इन की ध्वनि आती है वो तो हमेशा प्रोटीन का पाचन करती है, ठीक है। फिर एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज जो कि वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन यहाँ ग्रहणी में हुआ था, और प्रोटीन का पाचन अपने पहले आमाशय में भी हुआ था। तो यहाँ पर फिर से इनका एक बार पाचन होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन अगर यूँ पूछ लिया जाएगा आहार नल में भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी नोट लगा के लिख लेना। यानी भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है ग्रहणी में या डेडुनम में होता है। फिर ग्रहणी में कुछ आंत ग्रंथियाँ पाई जाती है जो 5 प्रकार के आंत रस का स्त्राव करती है। देख लो ये भी ग्रहणी में ही है। ग्रहणी में 5 प्रकार के आंत रस का स्त्राव करती है। इसमें पहला देखते हैं सुक्रोज। नाम से ही स्पष्ट है, सुक्रोज जो कि शर्करा का पाचन करता है। लैक्टोज, अब भाई हमारे आमाशय में पाचन तो हो नहीं रहा था, आमाशय में दूध का पाचन केवल छोटे बच्चों का हो रहा था, तो हमारे दूध का पाचन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ग्रहणी में हो रहा है, जो कि लैक्टोज ये एक एंजाइम है जो कि दूध की शर्करा का पाचन करता है। फिर होता है इरिप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। फिर होता है माल्टेज जो कि माल्टोस शर्करा का पाचन करता है। उसके बाद लाइपेज जो कि वसा का पाचन करता है। मतलब ये 5 प्रकार के एंजाइम का स्त्राव होती है यहाँ पे, जिसमें सुक्रोज, लैक्टोज, इरिप्सिन, माल्टेज और लाइपेज। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वयस्कों में दूध का पाचन कहाँ पर होता है, वयस्कों में दूध का पाचन होता है छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में या डेड्यूनम वाले भाग में। ग्रहणी में सर्वाधिक पाचन के पश्चात शेष भोजन मध्यांतर से होता हुआ शेषांत्र तक पहुंच जाता है। यानी मध्यांतर में कोई खास बात नहीं होती है, वो सीधा भोजन पहुंच जाता है शेषांत्र में, यानी लास्ट वाले भाग में। शेषांत्र में विली कोशिका पाई जाती है। ये मतलब अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, विली कोशिका कहा जाता है। शेषांत्र में कुछ अंगुलीनुमा संरचना होती है जिसे विली कोशिका कहा जाता है। विली कोशिका भोजन में उपस्थित समस्त पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है। ये जो अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं ये हमारे शरीर में बचे भोजन में जितने भी समस्त पोषक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कर देती है और उन्हें रक्त में मिलाया जाता है। फिर देखते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसे बड़ी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी व्यास ज़्यादा होता है, जबकि ये होती छोटी है। पुरुष में इसकी लंबाई 165 होती है और महिला में 155 होती है, ठीक है। बड़ी आंत के कुल 3 भाग होते हैं। सीकम जो कि सबसे छोटा होता है, जो केवल किसका कार्य करता है, छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ने का काम करता है, इसलिए सीकम। दूसरा होता है फॉलोन जो या फिर कोलोन जो कि सबसे बड़ा होता है, और लास्ट होता है रेक्टम, ठीक है। सीकम जो कि छोटी आंत व बड़ी आंत को जोड़ता है, और यहाँ पर अपेंडिक्स अवशेषीय अंग पाया जाता है। अपेंडिक्स एक अंग होता है जो कि मानव शरीर में अवशेषीय अंग के रूप में माना जाता है, मतलब जिसका कोई कार्य नहीं है हमारे शरीर में। बहुत सारे लोगों के अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो हम कहते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया, तो उसको काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। ये उन जानवरों में होता है जिनमें सेल्यूलोज का पाचन होता है, यानी जो भी जानवर घास पत्ते वत्ते खाते हैं उनमें सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए अपेंडिक्स होता है। ये बड़ी आंत का सबसे छोटा भाग है। उसके बाद कोलोन यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। कोलोन जो है वो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। कोलोन होता है, उसमें ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी आंत से कुछ क्वेश्चन आया यहाँ से तो आ सकता है, ई कोलाई जीवाणु कहाँ पाया जाता है, तो बड़ी आंत में पाया जाता है, या इससे भी अंदर पूछ ले तो बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में पाया जाता है। ये जीवाणु शेष भोजन का किण्वन करके उसमें उपस्थित जल व खनिज लवण अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग कर देते हैं। मतलब बाद में जो भी बचा भोजन है उसका किण्वन कर देता है और उसमें उपस्थित जल व खनिज लवण और अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग कर देता है। यह जल व खनिज लवणों को अवशोषण हो जाता है। अब यहाँ पर आवश्यक 2 चीज़ें थी हमारी, जल और खनिज लवण, इन दोनों का तो शरीर अवशोषण कर लेता है, लेकिन जो रहा अपशिष्ट पदार्थ होता है उनको रेक्टम में एकत्रित कर देता है और इसे एनएस के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा पाचन तंत्र खत्म हुआ। तो पाचन तंत्र के से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आज पढ़ी हमने। तो देखते हैं हम सबसे ज़्यादा पाचन किस में होता है। तो सबसे ज़्यादा पाचन होता है हमारे छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में होता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो बाकी के क्वेश्चन में एक और वीडियो अलग से बना के डाल दूँगा।